हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम कार्ल मार्क्स को फिर से कंटिन्यू करेंगे और कार्ल मार्क्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। यानी कि हम वैज्ञानिक मार्क्सवाद के विचारों को देखेंगे, जिसमें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल क्या है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है। ठीक है, इन्हीं आइडियाज को मार्क्स का वैज्ञानिक या साइंटिफिक आइडिया भी कहा जाता है। तो एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा या कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से एक इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर चीजों को समझना पड़ेगा। तब जाके आपकी जो रटने की आदत है, जो आप बार बार उसको समझते नहीं बल्कि रटते हैं, तो वो रटने की प्रक्रिया आपसे पीछे रह जाएगी। उसको हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। इसमें दो शब्द हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया है। अब इसमें दो शब्द आपको दिख रहे हैं, एक द्वंद्ववाद दिख रहा है, दूसरा भौतिकवाद दिख रहा है ना। द्वंद्ववाद क्या है? द्वंद्व का मतलब है एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है ये। ठीक है, ये है एक डायलेक्टिकल है, ये है मेटेरियलिज्म। ठीक है, और भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद एक जड़ है या एक मैटर है। तो कार्ल मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि कैसे मैटर में प्रोसेस होता है। ठीक है, कैसे भौतिक तत्वों में या भौतिक पदार्थों में कैसे गति होती है, और इस गति के माध्यम से समाज का विकास कैसे होता है, समाज आगे कैसे बढ़ता है, समाज आगे कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से समाज के विकास या इतिहास के विकास की व्याख्या करने का प्रयास जो है कार्ल मार्क्स करता है। लेकिन इसको समझने से पहले कुछ चीजों को हमें और समझना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, एक शब्द आपने पढ़ा होगा, वैज्ञानिक भौतिकवाद। साइंटिफिक मटेरियलिज्म। दूसरा शब्द आपने पढ़ा होगा, द्वंद्ववाद, डायलेक्टिसिज्म। तीसरा शब्द आपने देखा होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? अपने अपने आइडियाज तीनों के अलग हैं। इसमें आप समझेंगे कि जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है ये हॉब्स ने दिया है। फिर द्वंद्ववाद का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने हीगल से लिया है, ये हीगल का सिद्धांत है। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है ये कार्ल मार्क्स का है। अब देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ये कार्ल मार्क्स का है, तो इसमें द्वंद्ववाद का सिद्धांत जो है वो हीगल से लिया गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा, ये हीगल से लिया है इसने। और भौतिकवाद जो है ये इसने फायरबाख से लिया है। ध्यान रखना, ठीक है, नेट के पेपर में पूछा जाता है कि भौतिकवाद का सिद्धांत जो है ये किससे लिया है? फायरबाख से लिया है। लेकिन फायरबाख के भौतिकवाद के सिद्धांत को कार्ल मार्क्स कहता है कि यह भौतिकवाद का सिद्धांत क्या है? भद्दा भौतिकवाद है, भद्दा भौतिकवाद है।
क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि फायरबाग कहता है कि व्यक्ति वही सोचता है, वही या वैसा ही सोचता है जैसा वह खाता है। ठीक है, तो खाना उसका क्या हो गया? खाने की प्रक्रिया, एक खाना उसका या फूड क्या है? एक मैटर है ये। ठीक है, तो यहां पर फायरबाग बता रहा है कि व्यक्ति वही चीज सोचता है, वैसे ही सोचता है, ठीक जैसे वह क्या करता है? खाता है। तो इस प्रक्रिया को कार्ल मार्क्स ने कहा कि यह क्या है? गंदा भौतिकवाद है। फायरबाग का भौतिकवाद जो है वो भद्दा भौतिकवाद है या गंदा भौतिकवाद है। अब वहीं पर हीगल से इसने क्या लिया है? द्वंद्ववाद लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं तो आपको थोड़ी सी हीगल से इसने द्वंद्ववाद लिया है। ठीक है, द्वंद्ववाद इसने हीगल से लिया है, लेकिन हीगल के द्वंद्ववाद को इसने क्या कर दिया? नकार दिया। हीगल के द्वंद्ववाद को नकार दिया। क्यों नकारा? क्योंकि हीगल ने बोला कि जो समाज का विकास होता है, वो विकास जो होता है एक द्वंद्ववाद के माध्यम से होता है, लेकिन वह द्वंद्व कहां होता है? द्वंद्व होता है विचारों में। विचारों में द्वंद्व होता है, ऐसा हीगल बोलता है। तो इस विचार को मार्क्स ने नकार दिया। मार्क्स ने कहा कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो कैसे था? वो सर के बल था, सर के बल खड़ा हुआ था। मैंने उसको क्या कर दिया? पैरों के बल सीधा कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर मार्क्स बताता है कि मार्क्स ने बताया अपने द्वंद्ववाद में कि विचारों में द्वंद्व नहीं होता, बल्कि द्वंद्व होता है भौतिक पदार्थों में। भौतिक पदार्थों में द्वंद्व होता है, जिससे समाज जो है आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये प्रक्रिया क्या होती है? हमेशा मैटर में होती है। अब यहां पर आपको एक चीज और समझना है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि द्वंद्व जो है वो भौतिक पदार्थों में होता है। समझ में आ रही चीजें? चलो, भौतिक पदार्थों में होता है, लेकिन हीगल ने कहा कि द्वंद्व विचारों में होता है। और अब जो कार्ल मार्क्स बता रहा है कि भौतिक पदार्थों में क्या होती है? गति होती है। भौतिक पदार्थों में स्वतः गति पाई जाती है, स्वतः गति पाई जाती है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहता है कि भौतिक पदार्थों में गति अपने आप पाई जाती है, लेकिन जबकि आपने पढ़ा होगा कि हॉब्स ने कहा पदार्थों में गति बाहर से मिलती है। पदार्थों में गति कहां से आती है? बाहर से आती है। हाँ, लेकिन गति होती है पदार्थों में, लेकिन जहां पर मार्क्स कह रहा है कि पदार्थों में गति अपने आप अंदर होती है उसके, वहीं पर हॉब्स ने बोला था कि पदार्थों में गति तो होती है, लेकिन वो गति बाहर से मिलती है। जैसे कि आप देखो, एग्जाम्पल के लिए सोचो कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हो, उसके पास कार है, गाड़ी है, बंगला है। ठीक है, तो आपके अंदर कहां से मोटिवेशन आया? बाहर से आया, उसको देख करके आया। ठीक है, तो वैज्ञानिक जो भौतिकवाद है हॉब्स का, हॉब्स कहता है व्यक्ति क्या होता है? एक समाज में अणु की भांति होता है, ऐसे ऐसे अणु की भांति है। ठीक है, इन अणुओं को बाहर से गति मिलती है और ये आपस में इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होकर एक समाज का निर्माण करते हैं। इस समाज से फिर राज्य बनता है, राज्य से फिर ऐसे अलग अलग सोसाइटियां बनती चली जाती हैं, सरकार का निर्माण होता है, यानी गति बाहर से मिल रही है। ठीक है, ये चीज समझना है आपको। अब वहीं पर मार्क्स कहता है कि पदार्थों में गति अंदर से आती है, गति जो होती है वो स्वतः मिलती है। स्वतः कैसे मिलती है? अब यहां पर समझिए, क्योंकि मार्क्स कहता है कि जो वाद होता है, ठीक है, वाद, वाद के अंदर इसका विरोधी तत्व स्वयं विद्यमान होता है। वाद के अंदर इसका विरोधी तत्व स्वयं विद्वान होता है, स्वयं विद्यमान होता है, जिससे आगे चल के इसी वाद से एक तत्व निकलता है, प्रतिवाद। ठीक है, वाद और प्रतिवाद में क्या होता है? संघर्ष होता है इन दोनों में, और इन दोनों से संघर्ष होकर एक संवाद निकलता है। ठीक है, थेसिस और एंटीथेसिस में क्लैश होता है, इससे बाद निकलता है सिंथेसिस। ठीक है,
तो कार्ल मार्क्स कहता है वाद से अच्छा क्या होता है, प्रतिवाद है, क्योंकि वाद हर अवस्था, वाद प्रतिवाद में जो वाद प्रतिवाद की अवस्था है, ये द्वंद्ववाद की जो अवस्था होती है, कार्ल मार्क्स कहता है कि पिछली अवस्था से आगे की अवस्था हमेशा उन्नत होती है, उन्नत स्थिति में होती है। तो वाद से अच्छी अवस्था कौन सी है, प्रतिवाद है, और प्रतिवाद से अच्छी अवस्था कौन सी है, संवाद है। यानी कि वाद और प्रतिवाद दोनों से बेहतर अवस्था कौन सी है, संवाद है। तो मार्क्स बताने का प्रयास करता है कि जो वाद है ना, इसमें स्वतः गति होती है, और स्वतः गति होने के कारण इसका एक प्रतिवादी निकलता है, और इसी वाद प्रतिवाद में संघर्ष होता है, जिससे एक संवाद निकलता है। ये चीज आप ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आगे बनता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को समझते हुए एक विचारक है एंगेल्स, ठीक है, एंगेल्स ने भौतिकवाद को या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम बताता है। कितने नियम, 3 नियम, 3 नियम की बात करता है। इसकी एक फेमस बुक है एंटी ड्यूरिंग, ठीक है, ऐसे भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, एंटी ड्यूरिंग, जो 1887 88 के आसपास ऐसे इसका ईयर है ना, ये बुक आई थी। ईयर वाइज आपको ना याद भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या बताया इसने, 3 नियम। विरोधों में एकता का नियम, विरोधों में एकता का नियम, ठीक है, ये पहला नियम बताया। दूसरा नियम बताया मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, ये दूसरा नियम है इसका। तीसरा नियम इसने बताया निषेध का निषेध नियम, निषेध का निषेध नियम, ठीक है। अब इन तीनों को एक एक करके हम समझ लेते हैं, तो आगे चल के सारी बातें आपको पीपीटी में देखने को मिलेंगी, लेकिन यहां पर आपको सीखने के लिए कुछ चीजें आपको जरूरी है। पहला देखते हैं विरोधों में एकता का नियम। विरोधों में एकता का नियम क्या है ये, एंगल्स क्या कहता है इसके बारे में। तो देखो अब यहां पर बताने का प्रयास करता है एंगल्स कि देखो दो विरोधी तत्व आपस में हमेशा एक साथ रहते हैं। जैसे इसने एग्जांपल बताया कि जो पुष्प होता है, पुष्प का गुण क्या है, पुष्प की क्वालिटी क्या है, फूल की क्वालिटी होती है कोमलता, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, कोमलता के साथ साथ कठोरता भी पाया जाता है। कठोरता कैसे पाया जाता है, पुष्प अगर पुष्प का स्वभाव क्या है, स्वभाव इसका नेचर है कोमल होना, लेकिन ये इसके अंदर कठोरता भी पाई जाती है, तभी वो पुष्प जो है अपने एक आकार में बना रहता है। आपने फूल देखा होगा, तो फूल अपने आकार में उसकी पत्तियां या उसके टहनियां या उसका जो पंखुड़ियां होती हैं वो टिकी रहती हैं, एक आकार में, एक शेप में बनी रहती हैं। शेप में बनी क्यों रहती हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कठोरता है, ठीक है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल लेता है लोहे को लेकर के। लोहे का अगर मान लीजिए एक हथौड़ा है ना, लोहे का स्वभाव क्या है, लोहे का स्वभाव है कठोरता, इसका नेचर है हार्डनेस, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, इसमें हार्डनेस के साथ साथ कोमलता भी पाई जाती है। कोमलता कैसे पाई जाएगी, अब देखो जो हथौड़ा है, हथौड़े का आकार कैसे बना है, हथौड़े को अगर पिघलाते हैं तो वो कोमल हो जाता है, फिर उसको मन चाहे रूप में क्या कर सकते हैं, उसको आकार दे सकते हैं। तो इस तरीके से बताया कि एंगल्स ने कि किसी भी वस्तु में दो विरोधी तत्व हमेशा पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो वाद हो तो वाद में भी उसका विरोधी तत्व प्रतिवाद पाया जाएगा हमेशा।
ठीक है, वाद में हमेशा क्या पाया जाएगा, उसका विरोधी तत्व प्रतिवाद विद्यमान रहेगा। तो इसी को बोलते हैं विरोधों में एकता का नियम। ठीक है, अब दूसरा मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन क्या बताता है, दूसरा देखते हैं यहां पर। मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, ये क्या है। अब इसमें एंगल्स बताता है कि अगर ये पानी का उदाहरण लेता है, पानी के बारे में कहता है कि पानी को अगर एक लेवल पर गर्म किया जाए, है ना, गर्म करने पर क्या होता है, इसके मात्रा में परिवर्तन होगा, मात्रा से परिवर्तन होगा, इसके गुणों में परिवर्तन होगा, ये क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा या भाप बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये मात्रा से, पानी की क्वांटिटी से इसकी क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं। फिर ये तो गर्म करने की बात कर दिया उसने। फिर कहता है अगर पानी को ही हम एक स्तर पर ठंडा करें, है ना, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। धीरे धीरे एक स्तर आने पर वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो अब क्या हुआ, पानी की क्वालिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पानी पहले पानी था, लेकिन जब उसको एक मिनिमम टेम्परेचर पर लाया गया तो वो क्या बन गया, बर्फ बन गया, यानी कि वो आइस बन गया। तो उसकी क्वालिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा है निषेध का निषेध, नेगोशि निषेध का निषेध। अब इसमें क्या होता है कि निषेध के निषेध में यह बताया जाता है कि जैसे ये वाद है ना, वाद का निषेध क्या होगा, प्रतिवाद, और वाद और प्रतिवाद दोनों का निषेध क्या होगा, संवाद होगा। यानी कि निषेध का मतलब है कि वाद का निषेध क्या है, प्रतिवाद, यानी एक बार जो निषेध बन गया, प्रतिवाद इसका क्या हो गया, निषेध हो गया, तो वो निषेध दोबारा से वापस नहीं आ सकता, फिर वो दोबारा से वाद नहीं बन सकता। ध्यान रखना, प्रतिवाद कभी भी दोबारा से वाद नहीं बन सकता, इसका निषेध है। ठीक है, एक बार जिस चीज का निषेध हो गया, अगर मान लीजिए वाद है, वाद का निषेध क्या है, प्रतिवाद है, प्रतिवाद फिर दोबारा वाद नहीं बन सकता, प्रतिवाद हमेशा क्या जाएगा, आगे संवाद की तरफ जाएगा। यानी कि अगर जिस चीज का एक बार निषेध हो गया, जिस चीज को एक बार मना कर दिया गया, वो दोबारा पीछे की अवस्था में लौटता नहीं है, हमेशा आगे की अवस्था में ही बढ़ता रहता है। इसी को बोला जाता है निषेध का निषेध। वाद का निषेध क्या है, प्रतिवाद। तो प्रतिवाद अब वाद नहीं बन सकता, वाद बनने में ये क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये आगे जाएगा, अब इसमें इसका एक विरोधी तत्व निकलेगा, फिर वाद प्रतिवाद से जो चीज आगे बनेगी वो बनेगी संवाद। ठीक है, फिर संवाद में भी इसका एक विरोधी तत्व विद्यमान होगा, फिर वो इसका प्रतिवाद बनेगा, फिर वाद प्रतिवाद में फिर संवाद बनेगा। ऐसे करके ये क्या होगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा समाज। तो ये एग्जाम्पल देता है कि निषेध के निषेध में गेहूं के दाने का, ये आपको ओपी गाबा की पुस्तक में मिल जाएगा देखने को। ठीक है, गेहूं के दाने को बोलता है, गेहूं का दाना क्या है, वाद है। और गेहूं के दाने में देखो, ये बताता है एंगल्स कि वाद में ही हमेशा क्या होता है, उसका प्रतिवाद विद्यमान रहता है, वाद में ही उसका प्रतिवाद हमेशा विद्यमान रहता है। तो ये कह रहा है कि गेहूं के दाने को अगर हम खेत में डाल देंगे तो इसका प्रतिवाद अपने आप उसका पौधा निकल जाएगा। ठीक है, पौधा क्या हो जाएगा, प्रतिवाद हो जाएगा। गेहूं का बीज, बीज क्या है, वाद है, और इसको जब खेत में डाल दिया जाएगा तो ये पौधा निकलेगा। तो गेहूं के अंदर ही पौधे की क्षमता बनाने की क्वालिटी मौजूद है, तो वाद के अंदर ही उसके प्रतिवाद के गुण मौजूद होते हैं, ऐसा एंगल्स बताने का प्रयास करता है। तो कहता है कि अगर बीज को खेतों में डाल देंगे तो बीज वाद है और पौधा क्या बन जाएगा, प्रतिवाद। और प्रतिवाद के बाद जब पौधा आगे बढ़ा होगा, जब फसल तैयार होगी, फसल तैयार होकर के नष्ट हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, ये संवाद का रूप दे लेगा। संवाद में फसल नष्ट होगी तो इसका मतलब क्या होगा, अनाज निकलेगा, है ना, यही अनाज फिर क्या बनेगा, गेहूं बनेगा। फिर यही इसी में क्या होगा, इसका प्रतिवाद, फिर पौधा निकलेगा इसमें। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते कि जब तक संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स ने बताने का प्रयास किया है वाद प्रतिवाद के माध्यम से कि जब तक हम अंतिम अवस्था यानी साम्यवाद की अवस्था पर
ये साम्यवाद की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते, तब तक यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि चीजें द्वंद्ववाद के माध्यम से आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं अपने पीपीटी की तरफ। हाँ, एक चीज आपको और समझना है कि जो ये वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया है, थेसिस, एंटीथेसिस, ठीक है, जो ये वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया है ये हमेशा एक टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग फॉर्म में चलती है, जिग जैग फॉर्म में चलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी यह सीधी नहीं चलती, सीधी नहीं चलती है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है। सीधा नहीं चलता, बल्कि यह टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़ी अवस्था में आगे बढ़ती है। और वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया क्या है, यानी हीगल का जो द्वंद्ववाद है या मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, क्या है यह एक विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया है। हीगल ने जहां पर यह बताने का प्रयास किया कि विकास जो होता है, वाद प्रतिवाद और संवाद जो चलता है, वह प्रत्यय में चलता है, या कह लें वह विचारों में चलता है, या कह लें वह आइडिया में चलता है। लेकिन वहीं पर मार्क्स ने बताया कि जो वाद प्रतिवाद होता है यह मैटर में होता है, यह पदार्थों में होता है। ठीक है, संघर्ष हमेशा मार्क्स के अनुसार पदार्थों में होता है, जबकि हीगल कहता है वाद प्रतिवाद जो होगा, यानी द्वंद्ववाद की प्रक्रिया कहां होगी, विचारों में होगी, ऐसा हीगल बताने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे अब ये इसी द्वंद्ववाद के माध्यम से या इसी हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत भी देखते हैं। ठीक है, तो इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के एक अनुभव मूलक तरीका क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। अगर हम बात करें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की, तो ये मार्क्स का दार्शनिक आधार है, ध्यान रखना, दार्शनिक आधार है। और ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात करें, आगे आपको सारा पढ़ने को मिलेगा पीपीटी में, तो ये क्या है, अनुभव मूलक आधार है, मार्क्स का अनुभव मूलक आधार है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये कार्ल मार्क्स का आर्थिक आधार है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। है ना, चाहे आप वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तीसरे नंबर पे रख सकते हैं और चौथे नंबर पे आप इसको रख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे पे आप अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को रख सकते हैं। ठीक है, ये बताता है कि समाज में संघर्ष विद्यमान होता है, समाज में संघर्ष हमेशा विद्यमान रहा है। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी समाज होता है। तो ये चीजें आपको समझने के लिए अब पीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता चल गया होगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, यानी कि एक सामान्य शब्दों में समझे कि मार्क्स ने बताया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों में क्या होती है, पदार्थों में संघर्ष होता है या भौतिक पदार्थों में द्वंद्व होता है, और इसी भौतिक पदार्थों में द्वंद्व के कारण समाज जो है आगे और आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, लेकिन ये आगे बढ़ने की प्रक्रिया एक सीधी रेखा में नहीं होती, बल्कि एक जिग जैग फॉर्म में होती है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में आगे बढ़ती है, वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद। ठीक है, इस तरीके से जिग जैग फॉर्म में आगे बढ़ेगी, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीजें अब हमें समझनी है। चलिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अब हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, अब हमें बस पीपीटी को अच्छे से एक बार रीड करना है और चीजों को देखना है। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद का बुनियादी सिद्धांत है या मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार है, यह भी कर सकते हैं, अभी आपने ऊपर जस्ट पढ़ा है, दार्शनिक या बुनियादी आधार है। ठीक है, यह समाज को समझने का क्या है, एक तरीका है, एक पद्धति है। इसके अनुसार समाज एक एकीकृत इकाई है, इसके विभिन्न पहलू एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में कार्ल मार्क्स ने ये सारी चीजों को बताने का प्रयास किया है।
dialectical materialism is considered the basic principle of Marxism. It is method of understanding society. According to this, society is an integral unit. It is various aspects are related to each other. अब देखिए इसके अतिरिक्त द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में क्या होता है, इसके अतिरिक्त मानव समाज जो है निरंतर परिवर्तनशील है और प्रगति की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से बताया कि जो मानव का समाज है वो निरंतर गतिशील है और ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है। गतिशील तो है, क्या ये गतिशील एक सीधी रेखा में है? तो नहीं, सीधी रेखा में नहीं, बल्कि इस समाज का निरंतर विकास हो रहा है एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, एक जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार परिवर्तन की प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है। मार्क्स कहता है पदार्थों में द्वंद्व होता है और इस द्वंद्व के माध्यम से वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है, यह बताने का प्रयास जो है कार्ल मार्क्स करता है। फिर आगे मार्क्स कहता है कोई भी समाज परस्पर विरोधी कारकों के संघर्ष के फलस्वरूप बदलता है और आगे बढ़ता है। तो मार्क्स ने बताने का प्रयास किया कि चाहे कोई सा भी समाज हो, वो आगे तभी बढ़ेगा जब उसमें परस्पर संघर्ष होंगे, दो विरोधी विचारधाराओं में जब संघर्ष होगा या परस्पर विरोधी तत्वों में क्या होगा, संघर्ष होगा, जिसके परिणाम स्वरूप समाज क्या होता है, आगे बढ़ता है। और यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया बिल्कुल जिगजैग फॉर्म में होगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में आगे बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ह्यूमन सोसाइटी इज कंस्टेंटली चेंजिंग एंड मूविंग टुवर्ड द प्रोग्रेस। According to Marxism, the progress of change is dialectical. Any society changes and progress as a result of the struggle of conflicting factors. फिर मार्क्स ने द्वंद्ववाद को कहां से लिया है, किससे लिया है? तो हीगल से ग्रहण किया है। ठीक है, हीगल से इसने एक्सेप्ट किया है। हीगल के अनुसार परिवर्तन कैसा होता है? परिवर्तन विचारों के द्वारा निर्धारित होता है। हीगल के द्वंद्ववाद में बताया गया कि विचारों में संघर्ष होता है, विचारों में संघर्ष होने के कारण समाज आगे बढ़ता है। लेकिन मार्क्स ने बताया कि जो संघर्ष होता है, जो द्वंद्व होता है, विचारों में नहीं बल्कि भौतिक पदार्थों में द्वंद्व होता है। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, अभी मैं इसको आपको समझा के ऊपर आ रहा हूं। ठीक है, फिर विचारों का, हीगल कहता है कि विचारों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वे भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते। मार्क्स हैड अडॉप्टेड डायलेक्टिक्स फ्रॉम द हीगल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हीगल से इसने डायलेक्टिक प्रोसेस अडॉप्ट किया और इसने भौतिकवाद या मटेरियलिज्म किससे लिया है? तो फायरबाख से लिया है। ध्यान रखना, फायरबाख से लिया है इसने मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू हीगल, चेंज इज डिटरमाइंड बाय आइडिया, ये इंपॉर्टेंट है। हीगल ने जहां ये बोला कि जो चेंज होता है वो आइडिया में क्लैश होता है, आइडिया में ही डायलेक्टिक प्रोसेस होता है जिससे समाज में चेंजेस आते हैं, सोसाइटी में चेंजेस आता है। लेकिन मार्क्स कहता है कि जो डायलेक्टिक प्रोसेस होता है वो मैटर में होता है, ना कि आइडिया में। इसी के बिहाफ पर मार्क्स ने कहा कि हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो सर के बल खड़ा हुआ था। ठीक है, सर के बल मैंने उसे पाया और उसे सीधा खड़ा कर दिया पैरों के बल। through have their own independent existence, they don't depend on physical conditions. अब देखिए, अब हीगल के विपरीत कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि इसके विपरीत मार्क्स ने विचारों या प्रत्येक के स्वतंत्र अस्तित्व को क्या कर दिया? नकार दिया। अब मार्क्स कहता है कि विचारों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, विचार भी भौतिक परिस्थितियों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ठीक है, अब मार्क्स ने बताया कि जो आधार होता है ना, आधार ही अधिसंरचना को निर्धारित करता है। जब ऐतिहासिक भौतिकवाद हम पढ़ेंगे तो वहां पर आधार और अधिसंरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी यहां पर आप समझे कि जहां पर हीगल ने बोला कि विचार ही क्या करते हैं, विचार स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र विचारों में संघर्ष होता है जिससे समाज आगे बढ़ता है, तो मार्क्स ने कहा यह बात हीगल जी आपकी गलत है। आपसे मैंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद लिया, द्वंद्ववाद का सिद्धांत तो लिया, लेकिन जो आपने द्वंद्ववाद की प्रक्रिया में विचारों को शामिल कर दिया कि जो आपने बताया विचारों में द्वंद्व होगा तब समाज आगे बढ़ेगा, तो मार्क्स कहता है कि विचारों में संघर्ष नहीं होता बल्कि संघर्ष भौतिक पदार्थों में होता है और भौतिक पदार्थों में संघर्ष के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। फिर मार्क्स के अनुसार
समाज के बदलने में भौतिक परिस्थितियों की निर्धारित भूमिका होती है, ना कि विचारों की। ये बात ध्यान रखना। वहीं पर हीगल ने क्या बोला कि समाज को बदलने के लिए विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, विचारों में द्वंद्व होता है। जबकि मार्क्स कहता है कि विचारों में संघर्ष नहीं होता, बल्कि समाज को बदलने के लिए भौतिक परिस्थितियों में संघर्ष होना अनिवार्य है। क्योंकि आगे कहता है मार्क्स, इनमें उत्पादन की प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मार्क्स कहता है कि उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होगा तो उत्पादन के तरीकों में भी परिवर्तन आएगा। यह बात भी ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को क्या कर दिया, हीगल के द्वंद्ववाद में इसने चेंजेस कर दिया और कहता है कि हीगल का द्वंद्ववाद सर के बल चल रहा था, मैंने उसको सीधा कर दिया पैरों के बल। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी पहले, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो पा रही होंगी। ऑन द कंट्रेरी, मार्क्स डिनाइज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडिया। क्यों, याद ध्यान रखना, मार्क्स ने डिनाई कर दिया किसको, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियाज को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स मटेरियल कंडीशंस प्ले अ डिटरमाइनिंग रोल इन द चेंज ऑफ द सोसाइटी। तो मार्क्स कहता है कि मटेरियल कंडीशन क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए। अमंग दीज प्रोडक्शन सिस्टम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्शन में सिस्टम क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोडक्शन सिस्टम में चेंज आएगा तो सोसाइटी में भी चेंज अपने आप आएगा। अगर प्रोडक्शन जो हो रहा है वो दासों के माध्यम से हो रहा है, स्लेव्स के माध्यम से हो रहा है, तो सोसाइटी का जो फॉर्म है, सोसाइटी का जो स्वरूप है वो अलग होगा, उसमें मालिक और दास पाए जाएंगे। अगर प्रोडक्शन जो है मशीनों के द्वारा हो जा रहा है तो उसमें मजदूर और अमीर वर्ग पाए जाएंगे। ठीक है, मालिक और मजदूर पाए जाएंगे। ठीक, इस तरीके से इसने बताया कि प्रोडक्शन क्या करता है, प्रोडक्शन सिस्टम समाज को डिसाइड करता है कि कैसा समाज होगा। इस आधार पर मार्क्स कहता है कि उन्होंने सिर के बल खड़े हीगल के द्वंद्ववाद को क्या कर दिया, सीधा खड़ा करने का दावा किया। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हीगल के द्वंद्ववाद में विचारों में संघर्ष पाया जाता है, जबकि मार्क्स के द्वंद्ववाद में भौतिक पदार्थों में संघर्ष पाया जाता है। मार्क्स कहता है कि भौतिक पदार्थों में संघर्ष होता है तब समाज आगे बढ़ता है, जबकि हीगल कहता है कि संघर्ष जो होता है विचारों में होता है तब समाज आगे बढ़ता है। तो मार्क्स ने कहा कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो सिर के बल है, उल्टा है। हीगल को पता नहीं है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने का तरीका क्या क्या है, इसके माध्यम से हम समझते हैं। जैसे समाजवाद का आधार उत्पादन प्रणाली है, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। दूसरा, समाज निरंतर गतिशील है, यह भी हम समझने का तरीका है द्वंद्ववाद को। ठीक है, मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होता है द्वंद्ववाद के माध्यम से, है ना। एक क्वांटिटी से क्वालिटी में चेंजेस होता है। फिर परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है समाज में वो द्वंद्ववाद के माध्यम से होती है। तो जो समाज आगे बढ़ता है, समाज में परिवर्तन आता है, वो किससे आता है, द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है। तो इन सारे तरीकों से भी हम द्वंद्ववाद को आसानी से समझ सकते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। On this basis, he claimed to have the straightened, ठीक है, out Hegel's dialectics by the standing on its head. How to understand dialectical materialism? The basis of society is the production system. Society is the constantly progressive. ठीक है, तो यहां पर बताया गया है कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, इसमें कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो सोसाइटी होती है ये कॉन्स्टेंटली जो होती है आगे प्रोग्रेस करती है, लेकिन प्रोग्रेस किस फॉर्म में करती है, तो जिगजैग फॉर्म में करती है। ध्यान रखना, टेढ़े मेढ़े फॉर्म से आगे बढ़ती है, ना कि एकल रेखीय प्रक्रिया में। ध्यान रखना, ठीक है। क्वांटिटी चेंज लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज इनटू क्वांटिटेटिव चेंज लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन इज अ डायलेक्टिकल। तो जो चेंज का प्रोसेस है वो किस प्रोसेस से होता है, डायलेक्टिकल प्रोसेस से होता है। फिर आगे मार्क्स ने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिकवाद के साथ मिलाकर यह मान्यता रखी कि स्वयं भौतिक तत्व या जड़ तत्व के भीतर विकास करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो मार्क्स कहता है
कि भौतिक तत्वों के अंदर स्वयं क्या होती है, द्वंद्ववाद की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी मार्क्स ने कहा कि भौतिक तत्व स्वतः गतिशील होते हैं, स्वतः इनमें विकास करने की क्षमता पाई जाती है। मार्क्स ने बताया कि अगर गेहूं का दाना है मान लो, ठीक है, तो गेहूं के दाना है तो गेहूं के दाने में से ही उसका पौधा निकलेगा, तो उसके अंदर ही, है ना, हर भौतिक तत्व के अंदर ही उसका विरोधी तत्व या उसके विकास करने की क्षमता विद्यमान होती है। फिर मार्क्स कहता है अगर पूंजीवाद को देख लो तो पूंजीवाद के अंदर ही उसका विरोधी तत्व क्या होगा, सर्वहारा वर्ग विद्यमान रहता है हमेशा। ठीक है, तो हेगल के द्वंद्वात्मक चेतनवाद का क्या किया, कार्ल मार्क्स ने विरोध किया। चेतनवाद का खंडन करते हुए कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया है कि जड़ तत्व यानी भौतिक पदार्थ, जड़ तत्व की उत्पत्ति चेतन तत्वों से नहीं होती, बल्कि चेतना की उत्पत्ति स्वयं जड़ तत्व के कारण होती है या जड़ तत्व के कारण होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे बड़े बड़े कोटेशन जो है एग्जाम में बनते हैं और आप यहीं से गलती करके आते हो, क्योंकि आपने एक आसान भाषा में समझने का हमेशा प्रयास किया है कि कोई टीचर आए आपको एक लाइन में समझा के चला जाए कि भौतिकवाद क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, तभी आप गलत करते हो। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको आकर के पीपीटी का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि बोर्ड पर अपने एक आसान शब्दों में आपको समझाकर चले जाते हैं और वो क्लास आपको अच्छी लगती है, समझने में अच्छी लगती है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, तो वहां पर प्रश्नों की जो भाषा होती है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, वो एक टिपिकल होता है, एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में पूछाता है। तो इसके साथ साथ पीपीटी का सहारा इसलिए ले आता है जिससे कि आप कठिन भाषा को समझें, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को आसान भाषा में तोड़ करके समझने की क्षमता आपके अंदर जब तक विकसित नहीं होगी, तब तक आप प्रश्नों को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो कठिन से कठिन शब्दों को समावेशित करने का तात्पर्य यही है कि जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को टैकल कर लो, हैंडल कर लो उसे। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा होगा एक सामान्य भाषा में कि हेगल के द्वंद्ववाद को या हेगल की चेतना संबंधी विचार को मार्क्स ने क्या कर दिया, उसका खंडन कर दिया। जहां पर हेगल ने बोला कि विचारों में संघर्ष होता है, विचारों में संघर्ष के कारण समाज आगे बढ़ता है, तो इसका विरोध कौन करता है, कार्ल मार्क्स करता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि विचारों में संघर्ष नहीं होता, बल्कि जड़ तत्वों में संघर्ष होता है। जड़ तत्व का मतलब है मैटर यानी पदार्थ। ठीक है, तो हेगल के इस विचार का विरोध करता है कि चेतना में संघर्ष होता है। तो मार्क्स कहता है कि जड़ तत्व में क्या होता है, संघर्ष होता है, यानी भौतिक पदार्थों में संघर्ष होता है, और भौतिक पदार्थों में संघर्ष होने के कारण समाज आगे बढ़ता है। इस कारण भी कहता है कि जड़ तत्व की उत्पत्ति से यानी भौतिक पदार्थों के आने से ही चेतना की उत्पत्ति होती है, ना कि चेतना के आने से भौतिक तत्वों को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मार्क्स कंबाइंड द हेगल्स डायलेक्टिकल मेथड्स with the materialism and held that the capacity for development is found within the material elements or matter itself. Refuting Hegel's dialectic consciousness, Marx argued that the matter does not originate from conscious elements, but rather consciousness itself is a स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मैटर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। हालांकि मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। फिलहाल के लिए अभी आप अपना नोट्स एक शॉर्ट बनाते चलें। फिर आगे देखिए, हेगल और मार्क्स दोनों यह स्वीकार करते हैं कि जब तक सामाजिक विकास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक प्रत्येक सामाजिक अवस्था क्या होती रहेगी, अस्थिर रहेगी। यानी हेगल भी कहता है वाद प्रतिवाद संवाद, ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक, मार्क्स कहता है जब तक साम्यवाद नहीं आ जाता, और हेगल कहता है जब तक राष्ट्र राज्य का निर्माण नहीं होता जर्मनी में, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। और मार्क्स ने बोला कि वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक साम्यवाद नहीं आ जाएगा। ठीक है, साम्यवाद आने के बाद यह संघर्ष समाप्त हो जाएगा, वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। वैसे ही हेगल भी बोलता है कि वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया तब खत्म होगी जब राष्ट्र राज्य का निर्माण जर्मनी में हो जाएगा। अब देखिए, मार्क्स कहता है कि इतिहास की प्रत्येक अवस्था में अपने विनाश के बीज ही निहित होते हैं। कार्ल मार्क्स ऐसा बोलता है क्योंकि इतिहास की प्रत्येक अवस्था में, जैसे मान लीजिए कि ये वाद है, वाद में ही इसके विरोधी तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, वाद में ही उसका प्रतिद्वंदी तत्व पाया जाएगा, प्रतिवाद।
और वाद प्रतिवाद में संघर्ष होगा। जो चीज अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगी, जो चीज समाज के लिए उपयुक्त नहीं होगी, जो चीज खराब होगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो समाज समाप्त हो जाएगी। और जो चीज अच्छी होगी वाद और प्रतिवाद दोनों में, वो आगे बढ़ के कहां चली जाएगी, संवाद में चली जाएगी, सिंथेसिस में चली जाएगी। Both Hegel and Marx recognized that every social stage is unstable until a social development reaches its ultimate goal. स्टार बना लीजिए इस पे। every stage of history contains the seeds of its own destructions, ये ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। अब देखिए एंगल्स ने अपनी पुस्तक लिखी एंटी ड्यूरिंग। एंगल्स कौन है, मार्क्स का साथी है, मार्क्स का दोस्त है ये। एंटी ड्यूरिंग पुस्तक में इसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विस्तृत विश्लेषण या विवेचन करते हुए यह तर्क दिया है कि प्राकृतिक घटनाओं की सही सही व्याख्या केवल और केवल द्वंद्वात्मक ढांचे के अंतर ही की जा सकती है। और इसने बताया कि इस प्रक्रिया के 3 बुनियादी नियम हैं। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के कितने बुनियादी नियम हैं, तो 3 बुनियादी नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं, आपने अभी देखा था, ऊपर मैंने आपको समझाया था पीपीटी के एक स्लाइड्स के थ्रू, ठीक है। एंगल्स elaborated dialectical materialism in his book Anti-During, ठीक है, and argued that natural phenomena can only be explained correctly within the dialectical framework. There are 3 basic rules of the process. अब ये 3 बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं, इन 3 बेसिक रूल्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। ये वही वाले बेसिक रूल्स होंगे जो आपने अभी यहां पर देखा था कि विरोधों में एकता का नियम, मात्रा से गुणात्मक परिवर्तन, निषेधों के निषेध का नियम। तो यही 3 बेसिक रूल्स हैं जो आपको एंगल्स के द्वारा देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए फोकस करके बताता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन को मैं एनालाइज करता हूं, देखता हूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी आपका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि आप जेआरएफ क्लियर करें, नेट क्लियर करें, वो आपका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 बुनियादी नियम बताए हैं। पहला है परिणाम यानी कि मात्रा से गुण की ओर परिवर्तन, ठीक है। दूसरा है परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति, जो आपने अभी देख लिया था। तीसरा है निषेध का निषेध नियम। वही चीजें आपको यहां पर लिखी हुई फॉर्म में दिख जाएंगी। देखिए परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन में जिन वस्तुओं में केवल मात्रा का अंतर था वे भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं में बदल जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताता है कि जब पानी को लगातार ठंडा किया जाता है तो उसका तापमान कम हो जाता है और क्या बन जाता है, वो एक अवस्था में आकर वह पानी नहीं रह जाता बल्कि वह बर्फ बन जाता है। तो ये चीज क्या है, उसकी क्वांटिटी से क्या हो गया, उसके गुणों में परिवर्तन हो गया, बर्फ बन गया, ठीक है। दूसरा परस्पर विरोधी तत्वों की अंतर्व्याप्ति, ठीक है। अब देखिए परस्पर विरोधी गुण या तत्व एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इसने बताया कि कोमल वस्तु जैसे पुष्प को देख लो, पुष्प में भी एक तरह की कठोरता पाई जाती है जिससे वह अपने आकार में स्थिर रह पाती है, ठीक है। और कठोर वस्तु जैसे कि लोहा या स्वर्ण, सोना भी क्या होता है, सोना मुलायम होता है लेकिन सोने में कठोरता भी पाई जाती है। वैसे पुष्प भी क्या होता है, फूल भी मुलायम होता है लेकिन फूल में भी कठोरता पाई जाती है जिससे कि वो अपने आकार में बने रहते हैं। देखिए लोहे या स्वर्ण में भी एक तरह की कोमलता पाई जाती है जिससे कि उसमें मनचाहे आकार में उसे हम ढाल सकते हैं। तो ये बताने का प्रयास जो अभी हमने ऊपर समझा था उसी को एज इट इज यहाँ रिटन फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। फिर निषेध का निषेध है, इस प्रक्रिया में कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं पहुंच सकता। जैसे वाद और प्रतिवाद में संघर्ष हुआ, ठीक है, तो जो प्रतिवाद जो होगा, विरोधी तत्व जो होगा वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में इसका निषेध हो जाएगा, ये वापस दोबारा से वाद नहीं बन सकता, ठीक है, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, उसका निषेध हो जाएगा। बल्कि वाद और प्रतिवाद के टकराव से एक नए तत्व अर्थात संवाद का आविर्भाव होगा, ना कि फिर वाद का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि निषेध का निषेध यह नियम कहता है कि वाद और प्रतिवाद में टकराव होने के बाद जो तत्व निकलेगा वो दोबारा पीछे की अवस्था में नहीं जाएगा, पीछे जाने में उसका क्या है, निषेध है, वो हमेशा आगे जाएगा, ठीक है। आगे जाकर क्या बनेगा, संवाद बनेगा। इसमें वाद की तुलना में संवाद उन्नत अवस्था में रहता है। उदाहरण के लिए बताया गया है कि गेहूं का बीज क्या है, वाद है, और अंकुरित होकर गेहूं का बीज जब पौधा बनता है तो यह क्या बन जाता है, प्रतिवाद बन जाता है। और गेहूं के बीज का पक जाना और पौधे का नष्ट हो जाना क्या है, यह
संवाद है। तो वाद, प्रतिवाद और संवाद क्या होते हैं, ये एक प्रोसेस में चलता है और इसमें निषेध का निषेध नियम पाया जाएगा। ठीक है, वाद प्रतिवाद में जो निषेध निकलेगा वो वापस अवस्था में पुराना पीछे नहीं आ सकता। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 3 तरीके के नियम हैं, इन तीनों तरीकों के नियमों को आप याद कर लें, समझ लें, जैसा मर्जी आपकी जैसा कर पाए आप करें, लेकिन इसको आपको याद होना चाहिए। सेम एज इट इज इंग्लिश मीडियम में है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी में चेंजेस होता है। जैसे मैंने बताया था कि वाटर को अगर एक कूलेस्ट फॉर्म टेम्परेचर तक लाया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो एक फ्रीजिंग फॉर्म में पहुंच जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बताया इंटर पेनिट्रेशन ऑफ ऑपोजिट्स, जिसमें बताया गया है कि और 2 ऑब्जेक्टिव्स एक साथ रहते हैं। ठीक है, 2 विरोधी तत्व जो हैं एक साथ रहते हैं हमेशा, जैसे फूल या फ्लावर्स का एग्जांपल लिया, या गोल्ड या आयरन का एग्जांपल इन्होंने दिया। ठीक है, फिर नेगेशन ऑफ नेगेशंस का रूल कहता है कि जो एक बार थीसिस और एंटीथेसिस में अगर डायलेक्टिकल प्रोसेस हुआ तो उसमें कभी भी जो एंटीथेसिस है वो कभी भी दोबारा थेसिस नहीं बन सकता, वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा, वो सिंथेसिस में जाएगा, ना कि पीछे जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। अब इसमें देखिए पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद वाद है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र क्या है, प्रतिवाद है, और साम्यवाद की स्थापना क्या है, संवाद है। तो ये चीजें बताने का प्रयास कार्ल मार्क्स ने किया है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स का भौतिक द्वंद्ववाद विकासवाद का सिद्धांत है, यानी कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है या भौतिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स का है, यह विकासवाद का सिद्धांत है। यानी कि द्वंद्ववाद के माध्यम से, भौतिक द्वंद्वात्मकवाद के या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को इसने, कार्ल मार्क्स ने बताया कि विकास की प्रक्रिया किस तरीके से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को हम कह सकते हैं कि यह विकासवाद का एक सिद्धांत है, या विकास को समझने की एक प्रक्रिया है, या कह सकते हैं कि समाज जो है किस तरीके से आगे बढ़ा, तो उसको हम समझ सकते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से। मार्क्स के अनुसार भौतिक पदार्थ जो हैं स्वतः ही गतिशील होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे गतिशील होते हैं, क्योंकि मार्क्स कहता है कि जो वाद होता है उसमें उसका विरोधी तत्व मौजूद होता है। ठीक है, तो दोनों में संघर्ष होता है तो आगे बढ़ती है प्रोसेस। तो ये क्या है, इसके अंदर ही क्या होता है, हर वाद के अंदर उसका प्रतिवाद मौजूद होता है। जबकि हॉब्स के अनुसार क्या है कि भौतिक पदार्थों में क्या है, बाहर से गति मिलती है। जैसे आपका पड़ोसी कोई कार ले लिया तो आप देखकर उसको जलोगे। ठीक है, आप भी इतनी मेहनत करोगे कि आप भी उससे ज्यादा पैसा कमाओगे, आप उससे ज्यादा कार ले लोगे। ठीक है, उससे ज्यादा गाड़ियां आप खरीद लोगे। तो आपके मन में गति कहां से आ रही है, आपके शरीर में बाहर से दूसरों को देखकर गति आ रही। लेकिन मार्क्स कहता है कि भौतिक पदार्थों में गति जो है स्वतः मिलती होती है, वाद में ही स्वतः गति होती है उसकी, प्रतिवाद उसका तत्व, एंटी तत्व हमेशा विद्यमान रहता है। जो चीजें आपको अभी भी क्लियर ना हो रही हो तो प्लीज आप उनको कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और जो चीजें फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, फिर वहां से मैं आपको वॉइस चैट में या जैसे भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कैपिटलिज्म इज अ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, opposition is a establishment of a communism। ऐसा होना चाहिए, कैपिटलिज्म इज अ थीसिस, है ना। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग में गलत हो गया है। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, दस मार्क्स मटेरियल डायलेक्टिक्स इज द थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, इस तरीके से जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है कार्ल मार्क्स का, यह एक तरीके से थ्योरी ऑफ इवेल्युएशन है, या डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स material objects are automatically dynamic, while according to Hobbes objects are brought into the motion from the outside। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर मार्क्स के शब्दों में पदार्थ जो हमें बाहर से हमें जड़ या स्थिर दिखाई देता है, वे स्थिर न होकर अपनी सक्रिय प्रकृति के कारण गतिशील होते रहते हैं। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो पदार्थों को हम देखते हैं कि गतिशील नहीं है, स्थिर है, बल्कि वह स्थिर नहीं होता, बल्कि वह क्या होता है, अपनी प्रकृति में हमेशा वह गतिशील रहता है। तो यह बताने का प्रयास कार्ल मार्क्स ने किया। उसकी यह गतिशीलता ही उसे
ऊर्ध्वामुखी परिवर्तनशीलता की ओर ले जाती है, यानी आगे की ओर उसे मूव करती है। इन द वर्ड्स ऑफ कार्ल मार्क्स, द मैटर which appears to us from the outside as a static or inert is not static but dynamic due to its active nature. ठीक है, this mobility itself leads it towards the upward changeability. तो कुछ कोटेशंस हैं, इनको आपको याद रखना है, इनको समझना है ना। और बहुत सारी चीजों को मैंने पीपीटी के थ्रू आपको इंक्लूड किया है, जिसमें आप उन सारी चीजों को भी याद कर पाएं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हीगल के द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। और कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी, यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। तो दोनों के द्वंद्ववाद में आपको अंतर दिखाई देगा। जहां पर हीगल के द्वंद्ववाद में विचारों में संघर्ष होता है, विचारों में संघर्ष के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है, वहीं पर कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद में भौतिक पदार्थों में संघर्ष होता है। भौतिक पदार्थों में यानी मटेरियल में क्या होता है, मैटर में संघर्ष होता है, भौतिक पदार्थों में संघर्ष होकर समाज जो है आगे बढ़ता है। मार्क्स के शब्दों में इतिहास की प्रत्येक नई अवस्था जो होती है पिछली अवस्था से बेहतर होती है। तो मार्क्स कहता है इतिहास की जो प्रत्येक नई अवस्था आती है, यानी वाद से अच्छी क्या होगी, प्रतिवाद होगा, और प्रतिवाद से अच्छा क्या होगा, संवाद होगा। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि जो पिछली अवस्था होगी उस पिछली अवस्था से अगली अवस्था जो होगी वो बेहतर होगी हमेशा। चाहे आप दास युग को देख लीजिए, दास युग से अच्छा जो था वो सामंती युग था, सामंती युग से अच्छा पूंजीवाद था, पूंजीवाद से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद अच्छा होगा, और इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद से अच्छा साम्यवाद होगा। तो हर पिछली अवस्था से आने वाली अवस्था जो होगी वो अच्छी अवस्था में होगी या उन्नत अवस्था में पाई जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा समझाने की जरूरत आपको पड़ेगी, है ना। नोट, हेगल्स डायलेक्टिक्स इज अ कॉल्ड dialectical idealism and Marx dialectics is a called dialectical materialism. ठीक है, in the words of Karl Marx, every new stage of history is better than the previous stage. अब देखिए मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप देख सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक एकता पाई जाती है। ऐसा पहला है कि मार्क्स के मत में प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से संबंधित तथा परस्पर दोनों में क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। यानी पदार्थ कोई सा भी हो उसमें क्या होगा, परस्पर संबंधित होंगे दोनों, चाहे उसके विरोधी तत्व हो चाहे उसके पूरक तत्व हो, दोनों तत्व आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे और दोनों आपस में निर्भर होते हैं एक दूसरे पर। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि वस्तुओं में या भौतिक पदार्थों में क्या पाया जाता है, गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, प्रकृति का प्रत्येक कण, चाहे रेत हो, रेत के छोटे कण से लेकर सूर्य पिंड तक सभी क्या है, गतिशील हैं और उसमें परिवर्तन हमेशा होता रहता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहता है। तो यह मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन क्या है, स्वतः होता है, स्वतः गतिशील होती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहता है कि जो भौतिक पदार्थ है वो क्या है, अपने आप से गतिशील है, अपने आप से उनमें संघर्ष होता रहता है। अब वस्तुओं में परिवर्तन के प्रकार के बारे में कहता है कार्ल मार्क्स, कहता है कि वस्तुओं में परिवर्तन मात्रात्मक से गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकृति में यह परिवर्तन द्वंद्व के कारण होता है, अर्थात वाद प्रतिवाद और संवाद के कारण यह जो परिवर्तन होता है यह चलता रहता है। फिर मार्क्स कहता है क्रांतिकारी प्रक्रिया के माध्यम से भी द्वंद्ववाद को आप समझ सकते हैं। जैसे गुणात्मक परिवर्तन के आने को क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, यानी अगर पानी को एक लंबे समय तक ठंडा किया जाए तो वो क्या होगा, उसके अंदर उसके गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसी गुणों के परिवर्तन को क्या बोलता है, क्रांतिकारी परिवर्तन कहता है कार्ल मार्क्स। वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होता है, यह भी कार्ल मार्क्स का मानना है। प्रत्येक वस्तु का आंतरिक विरोध होता है, यानी कार्ल मार्क्स कहता है हर वस्तु में उसका विरोधी विचार विद्यमान होता है, हर वस्तु में उसके प्रतिद्वंदी विचार विद्यमान होते हैं, यह विरोधी तत्व उसका पाया जाएगा। प्रत्येक वस्तु के, कार्ल मार्क्स कहता है हर वस्तु के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष, दूसरा नकारात्मक पक्ष। ठीक है, इन दोनों का निरंतर संघर्ष ही क्या है, विकास का क्रम है। यानी अगर
कोमलता और कठोरता की बात जैसे आपने देखा था, तो कोमलता और कठोरता में हमेशा क्या होता है, संघर्ष होता रहता है, तभी जो है समाज आगे बढ़ता है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक वस्तु, चाहे कोई सी भी वस्तु हो, उसमें हमेशा विरोधी तत्व पाए जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो वाद होगा, वाद में उसका विरोधी तत्व हमेशा पाया जाएगा, और वह क्या निकलेगा, प्रतिवाद के रूप में निकलेगा। तो वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होगा, जिससे एक नया तत्व निकलेगा, संवाद, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से क्या होगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो ये चीज बताने का प्रयास करता है, और यही चीज सेम एज इट इज इंग्लिश में यहां पर दे रखी है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको एक एक करके समझ सकते हैं। देयर इज अ नेचुरल यूनिटी इन द होल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मार्क्स, एवरी substances of the nature is related to each other and dependent on each other। फिर नेक्स्ट कहता है मोबिलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो मार्क्स कहता है कि हर सब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होता है। ठीक है, एवरी पार्टिकल ऑफ नेचर फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सैंड्स एंड सोलर बॉडी। ठीक है, वो कहता है छोटे से छोटा, चाहे वो बालू का कण हो, चाहे वो सैंड का पार्टिकल हो, चाहे वो सोलर बॉडी हो, ठीक है, सब क्या है, अपने आप में ये डायनेमिक है और इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ चेंजेस इन ऑब्जेक्ट। तो ये कार्ल मार्क्स कहता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंजेस होता रहता है। चेंजेस इन थिंग आर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, दोनों प्रकार के चेंजेस होते हैं, दोनों टाइप्स के चेंजेस होते रहे। दिस चेंज इज अ नेचर occurs due to conflict, डिबेट, काउंटर डिबेट और आर्ग्यूमेंट। इसको कर सकते हैं थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, तीनों के माध्यम से ऐसा ये कन्वर्सेशन चलता रहता है। ठीक है, फिर रेवोल्यूशनरी चेंजेस प्रोसेस होता है हर द्वंद्ववाद की प्रक्रिया में या डायलेक्टिकल प्रोसेस में, ऐसा मार्क्स बताता है। द एडवेंट ऑफ अ क्वालिटेटिव चेंज इन अ कंसीडर रेवोल्यूशनरी प्रोसेस, क्वांटिटेटिव चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट don't occur gradually but rather than occur quickly and suddenly। ठीक है, everything has an internal conflict। तो मार्क्स कहता है कि जितने भी मैटर होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उन सब में क्या होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। चाहे वो थीसिस हो, थीसिस में भी उसका इंटरनल एंटीथेसिस विद्यमान होता है, एंटी विचार होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसी एंटी विचार के कारण क्या होता है, समाज जो है आगे बढ़ता रहता है, या जो सोसाइटी हमारी होती है वो हमेशा टुवर्ड्स प्रोग्रेस करती रहती है। लेकिन प्रोग्रेस करने का जो तरीका है वो हमेशा जिगजैग होगा। ठीक है, इस तरीके से टेढ़े मेढ़े फॉर्म में आगे बढ़ेगा। ठीक है, एवरीथिंग हैज ऑल्सो, एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, एवरीथिंग हैज ऑल्सो टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, कितने एस्पेक्ट होते हैं, हर वस्तु के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड अदर इज अ नेगेटिव। ठीक है, द कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन दीज टू ऑफ द प्रोसेस ऑफ अ डेवलपमेंट। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बीच हमेशा क्या होता है, क्लैश होता है, स्ट्रगल होता है, जिससे हमारा सोसाइटी का या हमारे समाज का क्या होता है, कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना को। इसकी आलोचना क्यों की जाती है। वेपर कहता है कि द्वंद्वात्मक की धारणा जो है अत्यंत गूढ़ है, जटिल है एवं अस्पष्ट है। इसको मार्क्स ने कहीं भी स्पष्ट रूप में नहीं समझाया है, ये वेपर कहता है। लेनिन कहता है कि हीगल के आदर्शवाद का अध्ययन किए बिना मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझा ही नहीं जा सकता। तो ये लेनिन का है, स्टार्ट बना लीजिए, इस पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेबाइन की ने आलोचनात्मक रूप में मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को नैतिक स्वच्छंदतावाद कहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कोटेशन है, अगर आप याद कर पाए तो बेहतर है, लेकिन लेनिन वाला तो आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, Weber, the concepts of a dialectic is a very complex and vague. Marx has not clarified anywhere। ठीक है, लेनिन वाला स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मार्क्स डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट स्टडीइंग हीगल्स आइडियलिज्म। बिना हीगल के आइडियलिज्म को स्टडी किए हुए हम जो है मार्क्स के डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को नहीं समझ सकते, ऐसा लेनिन ने बताने का प्रयास किया। फिर सेबाइन कहता है कि हैज क्रिटिकली कॉल्ड द मार्क्स डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म एंड मोरल रोमांटिसिज्म। ठीक है, एथिकल रोमांटिसिज्म कहता है इसको। फिर अब यहां पर एक आपको चार्ट देखने को मिलेगा, हेगल और मार्क्स का एक तुलनात्मक अध्ययन। ये ओपी गावा से चार्ट लिया गया है, ये ओपी गावा में आपको एज इट इज जैसे लिखा गया है वैसे ही चार्ट आपको दिखाई देगा। यानी एक विषय, एक तरफ आपको विषय दिखाई देगा, ठीक है,
हीगल और मार्क्स के विचार दिखाई देंगे। एक तरफ विषय क्या है, दूसरी तरफ विचार क्या होंगे हीगल के, और दूसरी तरफ मार्क्स के क्या विचार होंगे। ठीक है, इनमें कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन को पढ़ करके हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हालांकि आगे भी मैंने पीपीटी बना रखा है, बट उसको थोड़ा सा अभी करेक्टिव फॉर्म में करना है। ये पुरानी पीपीटी थी, इसको थोड़ा सा करेक्शन करके मैंने पहले बना लिया था, थोड़ा सा करेक्शन करना है। इसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए विषय हीगल और मार्क्स के विचारों में क्या अंतर है। हीगल के विचारों का जो दार्शनिक आधार है क्या है, हीगल के विचारों का दार्शनिक आधार क्या है, चेतना या विचारों में। हीगल कहता है कि जो द्वंद्ववाद होता है वो चेतना में होता है, विचारों में होता है। तो मार्क्स का जो विचार है, मार्क्स का दार्शनिक आधार क्या है, भौतिकवाद है या मटेरियलिज्म है। ठीक है, अब विकास की प्रकृति, दोनों ने यह बताने का प्रयास किया है, हीगल हो या मार्क्स, दोनों ने बताया कि समाज का विकास किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, किस प्रकृति के द्वारा होता है, उसका नेचर क्या है डेवलपमेंट का, सोसाइटी का। तो हीगल कहता है कि डायलेक्टिकल प्रोसेस होता है समाज में। डायलेक्टिकल प्रोसेस हीगल ने बताया कहां होता है, आइडिया में होता है, विचारों में होता है। और मार्क्स भी बताता है कि जो समाज आगे बढ़ता है, सोसाइटी जो आगे बढ़ती है, उसमें डायलेक्टिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, दोनों ने डायलेक्टिकल प्रोसेस के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का बात किया। लेकिन जहां पर हीगल ने बताया कि जो डायलेक्टिकल प्रोसेस होगा वो आइडिया में होगा, आइडिया में डायलेक्टिकल प्रोसेस होने से समाज आगे बढ़ता है। विचारों में द्वंद्व होता है और विचारों में द्वंद्व होने के कारण समाज आगे बढ़ता है। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि विचारों में द्वंद्व नहीं होता, बल्कि द्वंद्व कहां होता है, भौतिक पदार्थों में होता है, मैटर में होता है। ठीक है, इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि हीगल का जो द्वंद्ववाद था वो कैसा था, वो सर के बल खड़ा हुआ था और मैंने इसको सही कर दिया, पैरों के बल ला दिया। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, दोनों के द्वंद्ववाद की प्रक्रिया क्या है, सेम है, प्रोसेस दोनों का सेम है। दोनों ने सेम प्रोसेस से बताया कि समाज का विकास डायलेक्टिकल फॉर्म में होगा। लेकिन अब क्लैश डायलेक्टिकल प्रोसेस किसमें होगा, तो हीगल बताता है कि विचारों में डायलेक्टिकल प्रोसेस होगा, आइडिया में डायलेक्टिकल प्रोसेस होगा। वहीं पर कार्ल मार्क्स ने बताया कि जो डायलेक्टिकल प्रोसेस होगा वो मैटर में होगा, यानी भौतिक पदार्थों में होगा। ठीक है, अब मीडियम ऑफ प्रोग्रेस, अब जो ये प्रोग्रेस होगा, प्रगति का माध्यम क्या होगा, ये द्वंद्ववाद होगा, क्यों होगा। ठीक है, तो हीगल कहता है कि राष्ट्र राज्यों के मध्य क्या होगा, संघर्ष होगा। इस संघर्ष के माध्यम से जो है समाज आगे बढ़ेगा, या फिर राष्ट्र राज्यों में संघर्ष होगा, संघर्ष के माध्यम से प्रगति होगी। ठीक है, प्रगति का माध्यम क्या होगा, राष्ट्र राज्यों के मध्य संघर्ष। तो अब यहां पर प्रगति का माध्यम क्या बताता है कि समाज की प्रगति क्यों होगी, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी वर्गों में संघर्ष होगा, अमीर और गरीबों में संघर्ष होगा, जिससे समाज क्या होगा, समाज की प्रगति होगी। फिर विकास का चरम लक्ष्य क्या है दोनों का, तो अल्टीमेट एंड ऑफ द डेवलपमेंट दोनों का क्या है, हीगल चाहता है कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्र राज्य का वर्चस्व स्थापित हो जाए, या जर्मनी में राष्ट्र राज्य की स्थापना हो जाए, सुप्रीमेसी ऑफ द नेशन स्टेट आ जाए। और वहीं पर हीगल कहता है, वहीं पर कार्ल मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स के विकास का लक्ष्य क्या है, चरम विकास का लक्ष्य, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि वर्ग विहीन एवं राज्यहीन समाज की स्थापना, क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी बनाना इसका अंतिम उद्देश्य है, या अंतिम लक्ष्य इसका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्लियर होता है, मटेरियलिज्म या डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, और थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास, जितना मुझे नॉलेज है ना उतना मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी चीजें जो नहीं समझ में आएंगी वो चीजें आप दोबारा से कमेंट कर दीजिएगा कि क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई, उनको मैं दोबारा से समझाने का प्रयास आपको करूंगा। ठीक है, और या तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8882868707। ठीक है, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, है ना, कॉल भी कर सकते हैं। अभी मैं फ्री जब रहता हूं तो कॉल पिक कर लूंगा। अगर मेरी क्लासेस होती हैं या फिर मैं किसी अदर शेड्यूल में बिजी रहता हूं तो मैं पिक नहीं कर पाता हूं, फिर मैं आपको कॉल बैक दोबारा कर दूंगा जब मैं फ्री रहूंगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर चीजें आपको क्लियर हो रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।